गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ये हमारा टीजीटी के लिए स्पेशली। अब 24 को पेपर है उसका, तो उसी के लिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूं विद एक्सप्लेनेशन, समझाऊंगी। और मेरी तरफ से ये मैराथन है भाई, जैसे ही सेहत वैसा मैराथन हमारा चल रहा है। अब 2 घंटा 3 घंटा बस मेरे बस का पढ़ाना है नहीं, तो मैं जो है आप लोगों के लिए ये लेकर आई हूँ। और अब मैं जो है स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये हुआ स्टार्ट हमारा का। हाँ जी, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। क्वेश्चन समझाते भाई, देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा EMRS PGT का पेपर मैंने सॉल्व भी करवाया है इस पे, तो आपने देखा होगा लेटर राइटिंग के और इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं इस पे से हट जाती हूँ। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल लेटर। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहाँ सॉल्व करने को मिलेंगे। आप लोग नेट पर आराम से जो है वो डाल के MCQs ऑन लेटर राइटिंग, MCQs ऑन नोटिस राइटिंग, और लेवल रखिए 12th का और 10th का, तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी और आप उसमें आंसर्स देख सकते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप लोग जो है ये लेटर के और इसके जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, ये अप टू 10th और 12th लेवल तक के ही है। तो वो जो बुक्स आती हैं उनकी NCERT की, और इसमें दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। इन लेटर राइटिंग, और आप लोग तो पढ़ाते भी होंगे इसे, तो इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लेटर। ये आते हैं कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लेटर, दैट इज ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में ये आता है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर रिटन टू अ फ्रेंड और अ रिलेटिव कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। जो हम लेटर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो लेटर्स कैसे होते हैं, जैसे माय डियर फ्रेंड, माय मदर, डियर मदर, इस तरीके से लिखते हैं, वो आते हैं इनफॉर्मल लेटर में, दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो ये है इनफॉर्मल लेटर। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग? एंड दैट इज इन नोटिस राइटिंग, दैट इज इन नोटिस राइटिंग। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन नोटिस राइटिंग। इन अ फॉर्मल लेटर द रिसीवर एड्रेस इंक्लूड्स। रिसीवर के एड्रेस में रिसीवर का नाम होता है। फॉर्मल लेटर में रिसीवर का नाम, ये सर मैडम ये तो एड्रेस में नहीं, ये तो जो है सैल्यूटेशन और उसमें आता है। रिसीवर का नेम जो है वो होता है, दैट इज इन रिसीवर्स नेम। Name and designation of addressee in business letter is written on the right margin, at the center, left margin, at the bottom। अब आपको पता होगा कि जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, उनमें सब कुछ लेफ्ट मार्जिन पे रखा जाता है। तो इसका आंसर है लेफ्ट मार्जिन, दैट इज लेफ्ट मार्जिन। In a formal letter, date is placed above sender's address, below receiver's address, between senders and receiver's address। सेंडर और रिसीवर के एड्रेस के बीच में डेट को लिखा जाता है, दैट इज C, between senders and receiver's address। A formal letter starts with date, subject, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। जो फॉर्मल लेटर है वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? भेजने वाले के एड्रेस से या रिसीव करने वाले के एड्रेस से। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो किससे वो होता है भाई। पहले सेंडर एड्रेस होता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस होता है, फिर उसके बाद जो है तो सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट होता है, सेंडर्स एड्रेस। हाउ डज अ फॉर्मल लेटर यूजुअली एंड विथ? ये क्वेश्चन अभी वैसे भी उसमें भी पूछा गया था और मैंने इसमें बताया भी था। योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, कुछ भी आ सकता है उसमें। फेथफुली और ये Y और F दोनों जो है स्मॉल बनाए हुए थे। आप यहाँ देखिए, लविंगली और अफेक्शनेटली इनफॉर्मल में होता है। योर ब्रदर, योर तो होगा भी नहीं, योर्स होगा, और योर ब्रदर या योर्स लविंगली जो भी होगा।
तो वो भी इनफॉर्मल में होगा, योर डियर फ्रेंड ये भी इनफॉर्मल में होगा, योर्स सिंसियरली जिसमें वाई कैपिटल और सिंसियरली का एस छोटा, या योर्स फेथफुली वाई कैपिटल और फेथफुली का एफ जो है वो स्मॉल बनेगा। तो आंसर इज बी। A formal diplomatic letter that designates a diplomat as ambassador to another sovereign state is called a letter of credence, a letter of confidence, a letter of difference, a letter of embassy. Formal diplomatic letter को कहा जाता है a letter of credence. That is a letter of credence. A. चलिए, इसके ये तो हो गए हमारे लेटर राइटिंग के। अब आपके जो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है जरा ये देखिए। हैव यू डैश द डोर टाइट। सबसे पहली बात, जो अब जहां हैव आता है, हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो ये टी वाले जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको हम छोड़ दें तो बेसिकली जो वर्ब्स टी पर ख़त्म होते हैं उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही रहती है। तो हैव यू शट द डोर, मैंने कहा एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है। तो ये जो है बेसिक मोस्टली जो टी पे वर्ब्स ख़त्म होते हैं वो किस पे, उनकी फॉर्म सेम रहती है सेकंड और थर्ड। तो ये आएगा हैव यू शट द डोर टाइट। ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर। अब आप यहां पर ये देखिए, जब भी कभी आपको इस तरीके का जो है वो टाइम का एक्सप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है तभी आप वर्ब फॉर्म लगाओगे, टेंस लगाओगे। ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर होगा वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, तो इसीलिए आएगा ही लेफ्ट द कॉलेज। जहां पर भी पास्ट का टाइम दिया रहेगा, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, और कोई टाइम समय डेट दी होगी 2006, 13 इस तरीके से, तो वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। जब आप पेपर करते हैं तो कुछ लोगों को क्या कहना है कि मेरी आवाज़ उनके कानों में गूंजती है। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि जो मैं समझाती हूँ वो गूंजती है उनके कानों में, ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज़ और कहना चाहूँगी कि भाई ऐसा होता है, एक होती है नॉलेज और एक होता है अधकचरा ज्ञान। तो भाई बात ये होती है कि मेरा मानना ये है कि ग्रामर जो होती है ना वो अधकचरे ज्ञान पे नहीं चलती है। आपको अगर ग्रामर को ढंग से उसमें करना है तो आपको उसकी अगला पिछड़ा सब जो है वो पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको इसकी मैं क्यों बोल रही हूँ मैं बताऊँ कि मैंने अभी इससे पहले जब जो EMRS PGT का पेपर सॉल्व करवाया था तो मेरे पास उस पे से दो जो है वो आए थे, एक सवाल आए थे कि एक सवाल ये था कि जो मैंने अभी एंटीसीडेंट वाला पढ़ाया था कि जो ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट, ये तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था। तो मेरा कहना ये है कि बिफोर पॉइंटिंग द आउट द फिंगर कि भाई आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहूँगी कि भाई मैं भी पढ़ाती हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, और ग्रामर जो है ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने कभी 20 साल पहले पढ़ लिया तो आज भी वही चीज़ चल रही होगी, ऐसा नहीं होता। हम कई किताबें पढ़ते हैं, मैं अक्सर नई किताबें पढ़ती हूँ, उनमें से पॉइंट करती हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें देखती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हो उसे देख सकते हैं, उनमें भी कहीं कोई चीज़ ऐसे लग रही हो तो आप तब जो है वो फिंगर पॉइंट आउट कीजिए, केवल इसलिए कि भाई इस पढ़ाने वाले को हमें जो है वो करना है, वो मत करिए, ठीक है। और एक बात मैं बताऊं, मुझे इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मगर बात यह है कि अगर मैं आपको सही बता रही हूं और आप उसको केवल, अगर आप वाकई में तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं और आपको इस जॉब की वाकई में ज़रूरत है, मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं और सही चीज़ जानना चाह रहे हैं, अगर वो लोग सिर्फ बहस की वजह से गलत को सही को गलत मानना चाह रहे हैं तो भाई नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है, मेरा नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, हाँ, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हु एम आई, हु द हेल आई एम टू, मैं कौन हूँ जो उनको कहने वाले, उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है कि अगर आपको लगता भी है कि किसी चीज़ पे, तो आप कम से कम उस चीज़ को एक बार 2-3 जगहों से और क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर भी आपको लगता है तो भाई अगर मैं गलत होंगी तो मैं तो पब्लिकली मानती हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन मेरा कहना है सिर्फ इस चीज़ पे कि
हम इस चीज़ पर अग्री नहीं करते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जिस चीज़ को उठाकर देखिए। और जैसे एक और क्वेश्चन था कि इसी तरीके से कि जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स के आ जाते हैं, तो एंटोनिम सिनोनिम्स के भी अगर आपको लगता है तो आप पहले खुद श्योर हो जाइए। गूगल बाबा तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप श्योर हो जाइए कि जो इन्होंने बताया है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद, क्योंकि देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ कह रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ गलत है तो, और मैंने सही बता रखी है, मगर आप सिर्फ अपनी ईगो के लिए उसको गलत मान रहे हैं, तो आप खुद सोचिए ना, अगर इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट तो इसमें मेरा क्या नुकसान है? नुकसान तो आपका है ना। तो ये चीज़ में है, ये मैं किसी ईगो के तहत या नाराज होके या गुस्सा करके वो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ पे नहीं, मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आप तैयारी कर रहे हो, वो जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वो आपको जरूर मिले, उसमें रोड ब्लॉक्स नहीं आने चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील, ठीक है। अब मैंने आपका इतना टाइम ले लिया, सॉरी फॉर दैट, मगर बीच बीच में मुझे ये चीज़ भी बतानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझको भी ट्रबल करती है। द प्रॉब्लम, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक चीज मैंने आपको बताई है कि अगर कहीं पर भी आप सिंस फॉर देखते हैं तो सिंस फॉर के साथ जो होता है ना, वो आपका जो लगता है वो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अगर आपका जो वर्ब है वो डायनेमिक है तो आप कंटिन्यूअस लगा लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टैटिक है तो परफेक्ट टेंस लगाइए। तो ट्रबल जो है, परेशान करना, दैट इज अ डायनेमिक वर्ब, ठीक है, क्योंकि दैट्स अ डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब्स उन्हें भी कहते हैं कि जिनकी जो इमेज नहीं बनती है, और जो वर्ब्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, वो जो चेंज होते हैं तो वो डायनेमिक है। तो आप यहाँ पर देखिए ट्रबल, परेशान करना, और एक जो होता है टेम्परेरी वो रखते हैं, जो इनकी नेचर टेम्परेरी होती है। तो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अब यहाँ पर ये देखिए, हैज़ बीन ट्रबलिंग अस, तो यहाँ आएगा हैज़ बीन ट्रबलिंग। तो यहाँ पर ये, क्योंकि सिंस फॉर के साथ आपको परफेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना होता है, और यहाँ पर ये दो टेंस है, हैज़ बीन ट्रबल्ड तो हो ही नहीं सकता, बाकी होगा नहीं। हैज़ बीन ट्रबलिंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कौन सा टेंस लगा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। हार्डली एक एडवर्ब है, और अगर हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहले हम इन्वर्जन यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो हार्डली हैड शी, अब डिड भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है इसीलिए हैड लगाएंगे। हार्डली हैड शी रीच्ड, डिड लगाते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। आई विश आई डैश अ किंग, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको सब्जंक्टिव कहा जाता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव होते हैं, ये प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर्स को बताते हैं। तो आई विश आई वर, यहां वर का मतलब था नहीं होता, यहां होता है। आई विश आई वर अ किंग, होता का सेंस होता है आई विश। और अगर मान लीजिए यहां पर मेन वर्ब लगाना होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। यूज एप्रोप्रिएट टेंस डैश हैवीली फॉर अ वीक, फॉर आ गया, कौन सा टेंस लगाना है? परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। रेनिंग जो है वो कैसा है? डायनामिक, तो कौन सा लगेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली फॉर अ वीक। और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाएंगे? द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग, नीचे वाला यानी ये काम अभी तक चल रहा है। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली फॉर अ वीक। फिल इन द ब्लैंक्स, ही डैश राइड अ बाइसिकल। एबिलिटी बतानी होती है, एबिलिटी इन द प्रेजेंट कैन, एबिलिटी इन द पास्ट कुड, डू कैन डेयर नीड, ही कैन राइड अ बाइसिकल। जैसे यू ऑल कैन क्रैक द एग्जाम, प्रोवाइडेड you have that perseverance, you have those guts in you, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो he can ride a bicycle. You dash leave when you have finished, परमिशन का मॉडल मांगा है। परमिशन देने के लिए जब हम परमिशन देते हैं तो हम यूज करते हैं you can, you may या can। परमिशन देने के लिए बेसिकली कैन यूज किया जाता है, बट यहां पर कैन मॉडल के रूप में नहीं है। तो परमिशन देने के लिए आप जो है मे भी यूज करते हैं। तो यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश, ये परमिशन देने के लिए यूज किया गया है। यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम, एक चीज होती है कंडीशनल क्लॉजेस, कहते हैं कि अगर वो मुझे लिखेगा तो मैं भी उसको जो है वो लेटर लिखूंगी।
तो कंडीशन क्या है कि पहले वो लिखेगा और रिजल्ट क्या आएगा, फिर मैं उसको लेटर लिखूंगी। तो जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो रिजल्ट क्लॉज होता है दैट इज इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो इफ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम, इफ ही राइट्स। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन डैश आउट। पहली बात आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर ये ऑन लगा हुआ है। ऑन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, नाउन प्रोनाउन या जेरेंड लेता है। इथे नाउन प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा, तो क्या दिख रहा है, जेरेंड दिख रहा है। तो वो क्या है, गोइंग, ये पास्ट पार्टिसिपल है, गोइंग। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट। यू बेटर डैश हिज परमिशन। भाई ऐसा है, ये जो बेटर दिख रहा है आपको, ये जो बेटर है ना, ये अपने पहले हैड इसमें छिपा हुआ है। और जो ये हैड बेटर है ना, बहुत सारे लोग इसमें हैड से कंफ्यूज होकर ये सोचते हैं कि इधर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो मेरे भूलो, मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि हैड बेटर में जो छिपा हुआ सेंस होता है वो शुड का होता है। एंड शुड इज अ मॉडल, सो इज हैड बेटर। शुड भी एक मॉडल है तो हैड बेटर भी मॉडल है। जब मॉडल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा, दैट इज यू बेटर सीक हिज परमिशन, यू बेटर सीक हिज परमिशन। शी वॉज सीन डैश द हाउस। घर में घुसते हुए देखा, जो काम जो है बस थोड़ी बहुत देर के लिए होते हुए देखा हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, शी वॉज सीन एंटर द हाउस। शी वॉज सीन जब काम को होते हुए देखा हो बस, तो आप क्या लगाएंगे, जेरेंड लगाते हैं। शी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस। शी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस। आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है कि जब एक प्रिंसिपल क्लॉज को हम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ते हैं। सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज दो ही होते हैं, नाउन या एडवर्ब क्लॉज। जॉन टुक बाथ व्हेन आफ्टर ईटिंग डिनर। तो ये आप व्हेन का जवाब दे रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। कौन सा कंजंक्शन है, आफ्टर। तो आफ्टर इज अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज सबॉर्डिनेटिंग। जॉनी टुक बाथ प्रिंसिपल, व्हेन आफ्टर ईटिंग डिनर। व्हेन का जवाब दे रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, और ये जो आफ्टर है दैट इज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द लंडन फ्लाइट डैश एट 8:30 एवरी ट्यूसडे। भाई ऐसा है कि आप यहां ये देखिए, ये एवरी ट्यूसडे है, यानी कि ये रूटीन है, ठीक है। जब रूटीन होता है कोई चीज, हर होता है, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस नहीं लगाते हैं। जो काम हर भविष्य में भी उसी समय पे होता है वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट। परमानेंट एक्शंस के लिए तो वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाते हैं ना, तो ये परमानेंट नहीं है, मगर ये रूटीन है, एक यूजुअल हैबिट एक्टिविटी है। तो उसके लिए एक हैबिट, एक एक्टिविटी, कंटिन्यूअल एक्टिविटी बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। तो यहां आएगा द लंडन फ्लाइट लीव्स at 8:30 every Tuesday. How dash students can you see in the classroom? भाई स्टूडेंट्स है, डिटर्मिनर लगाना है, तो यहां पर स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहां आएगा many. How many students can you see in the classroom? Now the next question is he dash be at least 30-year-old. इन्फ्रेंस का मतलब होता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग अनुमान लगाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अनुमान लगाने के लिए होता है मस्ट। ही मस्ट बी 30। इन्फ्रेंस के लिए होता है मस्ट। ही मस्ट बी एट लीस्ट 30 years old. डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने में आप कौन सा जो है वो लगाएंगे, तो इसमें है वुड। जब हम किसी से, यहाँ कुड भी लग सकता था, मगर जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और माइंड की, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, तो यहाँ आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, वुड यू प्लीज लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू प्लीज जॉइन मी, तो यहाँ जब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तो वहाँ मॉडल लगता है वुड, दैट इज वुड।
डैश दे डैश नॉट डिनर लास्ट नाइट। अब ये लास्ट नाइट लग रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर टाइम दिया हुआ हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लास्ट नाइट, यस्टरडे, और कोई टाइम वैसे दिया हुआ हो जो है 8 o'clock यस्टरडे, इस तरीके से, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया, अब डिड के बाद V1 आता है तो इसीलिए हैव आएगा, दे डिड नॉट हैव डिनर लास्ट नाइट। अनलेस यू डैश हार्ड यू डैश पास, अनलेस वाला क्लॉज शर्त बताने वाला है, अगर नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, शर्त बताने वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट और रिजल्ट बताने वाला फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इफ आई डैश इन योर शूज आई वुड वेट अ बिट, अगर यहां वुड हैव होता तो यहां हैड का यूज करते, लेकिन ये सब्जंक्टिव है, प्रेजेंट की सिचुएशन बताई जा रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये होता का सेंस में आता है वर। इफ आई वर इन योर शूज आई विल वेट अ बिट, इफ आई वर होता। इफ ही डैश ही गेट देयर इन टाइम, अब यहां पर एक चीज है, कोई चीज नहीं दे रखी है। इफ ही रैन ही वुड गेट इट देयर इन टाइम, अगर वो भागता तो टाइम पे पहुंच जाता, लेकिन यहां पर इस तरीके से भी भागता तो पहुंच जाता, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। इफ ही हैड रन ही वुड हैव गॉट देयर इन टाइम, वो नहीं है, तो ये इसका मतलब है साधारण शर्त और साधारण रिजल्ट बता रहे हैं। इफ ही रन्स, अगर वो भागेगा तो वह टाइम पे पहुंच जाएगा। इफ ही रन्स ही विल गेट देयर इन टाइम। आई थिंक यू डैश टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। अब बात यह है कि अगर यहाँ टू ना दिया होता तो हम यहाँ पर नीड मस्ट भी लगा सकते थे, क्योंकि हम किसी को यहाँ सलाह दे रहे हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग सलाह देने के लिए आप मस्ट लगा सकते हैं, आप शुड भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ दे रखा है टू, और जब टू दे रखा है तो यहाँ पर नीड आएगा, और ये नीड यहाँ पर मॉडल नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब है। आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, तो यहाँ पर ये नीड इज नॉट अ मॉडल, इट्स अ मेन वर्ब। जब मॉडल जब नीड जो है अपने बाद टू प्लस इन्फिनेटिव लेता है तो नीड जो है वो बन जाता है मेन वर्ब, क्योंकि नीड जो होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल के तौर पे यूज होता है, और जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है तो वो मेन वर्ब बन जाता है। यू डैश बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, जब हम किसी चीज का स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस निकालते हैं, जब हम किसी चीज का बहुत ज्यादा बहुत अनुमान लगाते हैं कि ये चीज तो होगी ही होगी, तो हम क्या लगाते हैं, वहां मस्ट लगाते हैं। यू मस्ट बी टायर्ड, थक गए होंगे, यू मस्ट बी टायर्ड। ओपन द डोर सो दैट वी डैश कम इन, वैसे तो यहाँ जो है मे आना चाहिए था, ओपन द डोर सो दैट वी मे कम इन, लेकिन यहाँ मे नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर कैन का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो कि हम आ सकें, वैसे यहाँ मे आना चाहिए था। वी ईट सो दैट वी मे लिव, क्योंकि ये पर्पस बताता है, तो डोर खोलो ताकि हम आ सकें, तो वी मे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कैन जो है वो दे ही नहीं रखा, तो मे की जगह हम कैन का यूज कर रहे हैं। वरना पर्पस बताने के लिए जब सो दैट लगता है तो उसके साथ मे का यूज किया जाता है। राम वियर्स अ शॉल वेयर एज श्याम वियर्स अ कोट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल, नाउन, ये जो अंडरलाइन क्लॉज है ये बताना। राम वियर्स अ शॉल जबकि श्याम वियर्स अ कोट, कि राम तो शॉल पहनता है जबकि श्याम वियर्स अ कोट, तो यहाँ पर ये कौन सा क्लॉज जो है वो आप मुझे बताइए। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है, या जो है ये आपका नाउन क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। जबकि वेरएस जो है ये इसको वाले सेंटेंस में, जबकि ये एडवर्ब। नेक्स्ट, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ, ये अंडरलाइन फ्रेज बताना। तो बॉय स्टूड वेयर का जवाब दे रहा है, जो वेयर का जवाब दे रहा है तो वो जो है जो वेयर का जवाब देने वाला है, और इसमें प्रेपोजिशन है,
तो ये एडवर्ब है। प्रेपोजिशनल फ्रेज इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज इसलिए है क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, तो दैट इज एन एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है जी, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज एन एडवर्बियल फ्रेज। चलिए मेरे को आपको एक चीज़ बतानी थी, उसी को मैं जो है वो देखती हुई घूम रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो किताबें होती हैं ना वो मिलके ही नहीं देती हैं, तो वही चक्कर जो है वो मेरे साथ पड़ जाता है कि मुझे ना ये याद नहीं आ रहा कि मुझे उसमें बताना किस चीज़ में था, तो मैं वही चीज़ ढूंढ रही हूँ। हाँ, अब मुझे याद आ गया कहाँ पे क्या बताना था, और मैंने अपनी बुक भी निकाल ली है। तो मैं आपको जो है ज़रा एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं फिर मेरे दिमाग में अड़सी जाती है वो चीज़। हाँ जी, ये था आपका, कहाँ गया, इसमें भी नहीं मिल रहा मुझे। चलिए मिलेगा तो बाद में बताऊंगी। उसमें बताना था कि ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वेयर एज, तो इसीलिए वो इससे पहले वाला सेंटेंस बताना था कि वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखने में लग रहा है वो जो है कंट्रास्ट बता रहा है, वो देखने में लग रहा है कि वो कंपाउंड है, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वो एडवर्ब क्लॉज है, वो कंट्रास्ट बताता हुआ है। ये चीज़ मुझे बतानी थी, मगर मेरे को अभी वो मेरे पेज भी नहीं मिल रहा है। चलिए छोड़िए। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज टू लिव इन। अंडरलाइन फ्रेज को देखिएगा, अंडरलाइन फ्रेज को देखकर ये बताइएगा कि इसमें जो है ये क्या पूछा जा रहा है। अंडरलाइन फ्रेज देखिएगा, ही इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस। ये हाउस है नाउन, नाउन के बाद लगा है दैट, और ये इस हाउस के बारे में बता रहा है, दैट ही यूज टू लिव इन, हाउस के बारे में बता रहा है। तो नाउन के बारे में जो बताता है वो होता है वो जो बताने वाला क्लॉज होता है वो एडजेक्टिव, और जो ये दैट है दैट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो एडजेक्टिव क्लॉज आती है ना वो कंजंक्शन से नहीं बनती है, वो रिलेटिव प्रोनाउन से बनती है। तो ये कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, और रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज है। दे वेंट कब, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ट। दे वेंट कब का जवाब दे रहा है, ये कब का जो जवाब दे रहा है, जो कब का जवाब देने वाली क्लॉज होती है वो एडवर्ब क्लॉज होती है। तो ये है दैट इज आपका एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years। आप जरा सेंटेंस को देखिएगा, बात किसकी हो रही है, स्कूल की, वेयर की बात नहीं हो रही है। दिस इज द स्कूल, स्कूल की बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन जो यहां पर आपका रिलेटिव एडवर्ब लगा है दैट्स वेयर, लेकिन जो क्लॉज बन रही है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज द स्कूल, स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, रिलेटिव एडवर्ब लगा हुआ है वेयर, और वो बता किसके बारे में रहा है, स्कूल के बारे में। क्लॉज कौन सी है, एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। डू दे नो वेयर द रोड लीड्स, नो के बाद पूछते क्या, तो जो क्या का जवाब पूछे वो होता है नाउन क्लॉज, तो दैट इज नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट इज अ नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड कोट इज फ्रॉम माई स्कूल। बात किसकी हो रही है, गर्ल की। गर्ल क्या है, नाउन, नाउन गर्ल के बारे में जो क्लॉज बता रहा है दैट इज व्हाट, अ रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये कौन सा क्लॉज है, दैट इज एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट और रिलेटिव क्लॉज, दैट इज एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज।
Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet. ये although दो वाले जो होते हैं ये adverb clause of concession या contrast और supposition वाले होते हैं. तो although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet. ये sentence कैसा है भैया? जब adverb clause है तो complex sentence है. That is a complex sentence. रमेश asked me क्या where I lived. रमेश ने मुझसे पूछा. रमेश asked me what where I lived. तो ये कौन सा क्लॉज है? दैट्स अ नाउन क्लॉज. द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस. द रीजन नाउन है. द रीजन को बारे में बता रहा है. वाई आई डिड दिस. द रीजन नाउन के बारे में बता रहा है. नाउन के बारे में बताने वाली क्लॉज कौन सी होती है? एडजेक्टिव क्लॉज. तो वो कौन सी है? दैट इज एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज. भले ही इसमें यूज जो है वो एडवर्ब्स हो रहे हैं, लेकिन ये बता नाउन के बारे में रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है. द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड. अब बात किसकी हो रही है? नाउन की. यूज हुआ है एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं, लेकिन नाउन के बारे में बता रहे हैं. तो ये क्लॉज कौन सी हो गई? दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज. तो आंसर इज एडजेक्टिव क्लॉज. हो गया. ये आज का लास्ट क्वेश्चन था. तो भैया मैंने मैराथन अपनी जो है जल्दी खत्म कर ली. देखो इतनी जल्दी मैंने 2 घंटे की चीज तुमको 30 मिनट में 31 मिनट में पढ़ाई. पता भी नहीं चला मुझे, आपको तो चले गई. खैर आज के लिए ये अभी मैं लगातार इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी. लिटरेचर तो काफ़ी आप लोग पढ़ भी रहे होंगे इधर उधर भी, और वैसे भी, और ग्रामर भी पढ़ लेते होंगे. मैं ये नहीं कह रही ग्रामर नहीं पढ़ाते होंगे, मगर अब बाकी की चीज़ें जो हैं ग्रामर पे ध्यान ज़्यादा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पीजीटी में क्वेश्चंस ग्रामर के ज़्यादा आए थे. हाँ जी, अपना जो है आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पे भी काम करिएगा क्योंकि उसके भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.